हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। शक्ति कोचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस साल 14 फरवरी से 10th और 12th के नए बैच को स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। और 14 फरवरी को जो नया बैच प्रारंभ हो रहा है, उसमें इस बार विशेष स्कीम लॉन्च की गई है, जिस स्कीम के तहत एक ग्रीन कार्ड अलाउ किया गया है। उस ग्रीन कार्ड को जो भी छात्र लेता है, उसकी एक बार की फीस 8100 रुपये होगी। 8100 रुपये जमा करके आप उस ग्रीन कार्ड पे फुल पेड लिखवा करके पूरे सत्र क्लास कर सकते हैं, जब तक कि आपका कोर्स समाप्त नहीं हो जाता है। यदि एक बार इस फीस को आप जमा करते हैं तो पूरे सत्र आपको इस कार्ड पर कोई व्यवधान नहीं आएगा, बार बार इसकी चेकिंग नहीं की जाएगी। आपको ग्रीन कार्ड बहुत ही सुविधाजनक है। अभी तक इसके पहले इस तरीके की स्कीम लॉन्च नहीं की गई थी। ये शक्ति कोचिंग संस्था में पहली बार ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि अक्सर बच्चों में इस बात का रहता है कि फीस को लेकर के उनके मन में काफ़ी उहापोह की स्थिति रहती है। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए इस बार ग्रीन कार्ड को बनाया गया है। उसको आप लेंगे और ले करके एक बार फीस जमा करके पूरे सत्र आप पढ़ने के लिए यहाँ पे अलाउड रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। किसी प्रकार का कोई व्यवधान यहाँ नहीं होगा। यहाँ पे 9, 10, 11, 12 की हिंदी और इंग्लिश मीडियम की विशेष कक्षाएं चलती हैं, जिसमें सभी अध्यापक बहुत ही अनुभवी हैं। लगातार यहाँ पे टॉपर दिए गए हैं। सभी अध्यापक अपने अपने विषय के बहुत मर्मज्ञ हैं। उनके अनुभव का कोई हिसाब नहीं है। किसी का 10 साल का अनुभव है, किसी का 15 साल का है, किसी का 20 साल का है। तो शिक्षक को लेकर के किसी प्रकार के भ्रम आपको नहीं रखने हैं। आईआरटी की भी विशेष कक्षाएं चलती हैं। आईआरटी में आप जानते हैं कि विगत 10 वर्षों से बच्चों को सफल नहीं कराया जा रहा है, बल्कि उसको टॉपर की स्थिति में दिया जा रहा है। हर साल पहली रैंक, दूसरी रैंक, तीसरी रैंक हमारी संस्था के द्वारा ही आपको दिया जाता है। इस बात की जानकारी के लिए आप आईआरटी कैंपस में जा करके वहाँ पे अध्ययनरत बच्चों से मिल करके इसका पूरा लेखा जोखा आप कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हालांकि अतिशयोक्ति इसलिए लगता है क्योंकि सिलेक्शन कराना तो आसान होता है, लेकिन लगातार टॉपर देते रहना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी चुनौती होती है। लेकिन उस चुनौतियों को सामान्य स्थिति में बदलने के लिए यहाँ के अनुभवी और बहुत ही अनुशासित अध्यापक जिम्मेदार होते हैं। यहाँ अध्यापकों का जो अनुशासन होता है, उनके अध्यापन की जो शैली होती है, बड़ी लाजवाब होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही गरिमामयी होती है, जिसके कारण लगातार यहाँ पे टॉपर आपको दिए जाते हैं। पिछली बार पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी रैंक तक लगातार सभी छात्र छात्राएं हमारे इंस्टीट्यूट के ही हैं। ये बहुत बड़ी गरिमा की बात है, अध्यापकों के लिए बहुत गौरव की बात है और इस संस्था के लिए भी बहुत गौरव की बात है। किसी भी छात्र का जो मेन उद्देश्य है वो क्या होता है? उसका मेन उद्देश्य होता है उसको उचित समय में उचित संसाधन के आधार पर एक अच्छी सफलता प्राप्त हो, और उसके लिए शक्ति कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई विकल्प नहीं है। शक्ति कोचिंग विगत कई वर्षों से चल रही है। यहाँ का अनुशासन बहुत लोकप्रिय है, यहाँ के अध्यापक बहुत अनुभवी हैं, और एक तरीके से यहाँ परंपरा हो गई है टॉपर को देने की। तो मान लीजिए 10th की अगर हम बात करते हैं, तो 10th में स्पेशली 10th, 11th, 12th आईआरटी में मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो 10th की अगर हम बात करते हैं तो 10th में पहला चैप्टर होता है रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में पूरा विशेष आपको ज्ञान कराया जाएगा, उस पर प्रकाश डाला जाएगा। क्लास में व्याख्या इस तरीके की होगी, आपको अनुभव होगा कि ये प्रयोग कराया जा रहा है। जैसे प्रयोगशाला में जो अनुभव आप करते हैं वो आपको यहाँ इस क्लास में अनुभव कराया जाएगा। इसमें तमाम तरीके की अभिक्रियाएँ होती हैं, योगात्मक अभिक्रियाएँ, वियोजन अभिक्रियाएँ, रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएँ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएँ,
उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, इन सभी अभिक्रिया जैसे रासायनिक अभिक्रिया बच्चे जल्दी ही नहीं पाते हैं, तो इसके लिए हम स्टार्ट फॉर्मूला आपको बताते हैं। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में या कहीं कोई फॉर्मेशन होता है, यदि कहीं गैस का फॉर्मेशन हो जाए, दूसरा कहीं स्वाद में परिवर्तन हो जाए, कहीं गंध में परिवर्तन हो जाए, कोई चीज़ें जलने लगती है, ये सभी क्रियाएं रासायनिक परिवर्तन के अंदर बताती है। रासायनिक परिवर्तन में किसी भी कंपाउंड का अनिवार्य रूप से बदल जाता है क्या अनुसूचित, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो 100% आपका चेंज जाता है। वो भी किसमें? रासायनिक भौतिक परिवर्तन में कहा जाता है कि सब कुछ परिवर्तित हो जाए, उसकी अवस्था, उसका स्वरूप, उसका रंग, उसकी भौतिक अवस्था, लेकिन ना चेंज हो क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर चेंज नहीं होता है तो हम उसको बोलते हैं क्या। जैसे अगला चैप्टर आपको मिल जाएगा धातु और अधातु, उसमें मेटल की प्रॉपर्टी आप बताई जाएगी, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी बताई जाएगी, मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पहले हम लोग पृथ्वी से मेटल को खनिज के रूप में प्राप्त करते हैं, फिर उससे उसका अयस्क बनाते हैं और अयस्क का फिर सांद्रीकरण करते हैं, विस्थापन करते हैं, संयोजन करते हैं। बाद में हम लोग संलयन और गठन या शोधन की क्रिया के द्वारा शुद्ध धातु को प्राप्त करते हैं। और भी आप अगला चैप्टर आपने आता है आवर्त सारणी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, एक ऐसा चैप्टर है जिसका पूरी केमिस्ट्री में है तो 10th में, लेकिन आपको 11, 12 या आगे भी अगर आप पढ़ाई करेंगे आवर्त सारणी का बहुत यूज होता है, बहुत आपके लिए बेसिक चैप्टर माना जाता है। इसमें आवर्त होते हैं, पीरियड होते हैं, कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, सबसे पहले इसकी नींव किसने रखी, कैसे इसको बनाया जाता है, इसको याद करने का तरीका है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको। अगर हम लास्ट चैप्टर की बात करें तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बात हम लोग करते हैं, कार्बन के यौगिक की बात की जाती है, हाइड्रोकार्बन्स क्या है, आईयूसीएन नेम कैसे लिखा जाता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, इन सब की विशेष जानकारी आपको दी जाएगी, इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। सजातीय श्रेणी के बारे में आपको बताई जाएगी और कुछ विशेष कंपाउंड जैसे इथेनॉल, एसिटिक एसिड, डिटर्जेंट्स एंड सोप, इन सब का भी डिटेल आपको क्लास में अध्ययन कराया जाएगा। तो ये एक समरी हमने आपको दिया 10th की केमिस्ट्री का कि कैसे कैसे कोर्स इसका है और कैसे हम लोग पढ़ाएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम की कक्षाएं चलती हैं, दोनों में सेम कोर्स हो चुका है, किसी में कोई डिवाइडेशन नहीं है कि इंग्लिश मीडियम का है और हिंदी मीडियम का है। उसमें भी पहला चैप्टर केमिकल एंड इट्स रिएक्शंस है, सेकंड मेटल एंड नॉन मेटल, थर्ड आपका जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल है, एंड लास्ट है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इन दोनों डिपार्टमेंट्स में हिंदी और इंग्लिश में विशेष एक्सप्लेनेशन के साथ आपकी बड़ी गंभीरतापूर्वक क्लास ली जाएगी। तो आपका विशेष अनुरोध है कि जल्द से जल्द यहाँ आएँ और संस्था में प्रवेश लें। रही बात 11th की, तो 11th केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है बेसिक को क्लियर करने के लिए, केमिस्ट्री को समझने के लिए, वो आपको 11th के कोर्स में मिलेंगे। अगर आपने 11th को कायदे से पढ़ लिया है उसका डिटेल इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो मान के चलिएगा फिर आगे कोई समस्या आने वाली नहीं है। जैसे उसमें एक विशेष चैप्टर होता है जिसका नाम होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं परमाणु संरचना। परमाणु संरचना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बेसिक चैप्टर है, इसका हमेशा यूज रहता है। इसमें सबसे पहले हम लोग नज़र डालते हैं कि
एटम का सबसे पहले एक्सप्लेनेशन किसने दिया? एटॉमिक थ्योरी क्या है, परमाणुवाद क्या है, इसके कितने मूल कण हैं, कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं किसके? इलेक्ट्रॉन के। तो उन सब की कैसे कैसे खोज हुई। अगर फंडामेंटल पार्टिकल की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या, न्यूट्रॉन, इन सब की खोज किसने खोज की, किस रूप में खोज हुआ, क्या चार्ज होता है, क्या मास होता है, इन सब का हम लोग विशेष एक्सप्लेनेशन करते हैं। किसकी एनर्जी पॉजिटिव होती है, किसकी एनर्जी नेगेटिव होती है, कौन न्यूक्लियस में होता है, ये सभी इंफॉर्मेशन हम लोग 11th की क्लास में करते हैं। उसके बाद इन सब के जानने के बाद हम लोग पढ़ते हैं एटॉमिक मॉडल। देखो, एटॉमिक मॉडल भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने दिया। जैसे सबसे पहला एटॉमिक मॉडल दिया था थॉमसन ने। थॉमसन ने सबसे पहला एटॉमिक मॉडल दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं परमाणु का तरबूज मॉडल, या उसी का नाम होता है प्लम पुडिंग मॉडल। ये सबसे पहला मॉडल था जिसमें थॉमसन ने एटम को तरबूज की तरह सॉलिड बताया, और उसमें जो बीज होते हैं उसकी तरह उन्होंने इलेक्ट्रॉन को बताया, जो रेड पार्ट होता है उसको रेड पॉजिटिव पार्ट बताया। बट इन्होंने एटम के स्टेबिलिटी का एक्सप्लेनेशन नहीं किया, जिस वजह से इनका मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। दूसरा मॉडल जो आता है वो आता है रदरफोर्ड का। दूसरा मॉडल दिया था किसने? रदरफोर्ड ने दिया था। इसको हम लोग नाभिकीय मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस की खोज की थी। इन्होंने एटम में न्यूक्लियस या नाभिक को सबसे पहले बताया था। इनके मॉडल का नाम दिया जाता है सौरग्रही मॉडल। इन्होंने अपने परमाणु को सौर ग्रह के आधार पर रेट, जैसे अर्थ के चारों तरफ तमाम ग्रह या के चारों तरफ तमाम ग्रह घूमते रहते हैं, उसी तरीके से न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। जैसे अगर हम बना दें न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट हो रहा है, तो बाहर एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं mv² अपान r, और अंदर फोर्स लगता है q1 q2 अपान क्या, r²। इस तरह की एक्सप्लेनेशन इसमें है, बट ये भी इस स्ट्रक्चर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए, जिस वजह से इनका मॉडल फेल हो गया। इसके बाद आते हैं बोर। बोर का मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आएंगे सोमरफील्ड, और लास्ट में आएंगे क्या, श्रोडिंगर। परमाणु मॉडल पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं ऑर्बिटल या उपकोष पर। कितने टाइप के ऑर्बिटल हैं, कैसे उपकोष होते हैं, कौन सा ऑर्बिटल किस शेप का होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑर्बिटल के मिलने से कैसे उपकोष बनते हैं, है ना, या उपकोष जब मिलते हैं तो किस किस कोष का फॉर्मेशन होता है, इन सभी बातों को भी हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। और लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं इसमें क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल और उसकी लोकेशन को बताता है, उसको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर। ये 4 होते हैं, N, L, M, S। इन सबको भी विशेष तौर पर हम लोग देखेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे और आपको ढेर सारा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दिया जाएगा। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन अगर इसको आप सीखेंगे तो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करने का बहुत आसान तरीका होता है। जैसे अगर हम लोग बात कर दें अफवाहों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 1s, इसी के नीचे आता है 2s, यहाँ आता है 2p, 3s, 3p, 3d, यहाँ आएगा 4s, 4p, 4d, 5s, 5p, 5d, 6s, 6p और 7 क्या, s। अब इसको आप मिलाएंगे, पहले इन दोनों को लिखेंगे 1s, 2s, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे और फिर इसको लिखेंगे। याद रखेंगे s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में 14 इलेक्ट्रॉन। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं भर सकते।
एस में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से हो सकती है 2, इसमें हो सकती है 1 से 6, 1 से 10 और 1 से क्या 14। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम होता है। अगर इसको एनर्जी लेवल के क्रम में आप लिखेंगे तो आपको मिलेगा 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 5d, 6p। ये आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करते हैं। ठीक है। इसका एक बेहद तरीका और भी होता है। जैसे अगर हम यहां लिख दें, इस तरीके से लिख देते हैं S, P, D और F। यहां लिख दें 1, 2, 3 और 4। तो ध्यान दो, S को हम 2 बार लिखेंगे। S को 2 बार लिख दिया, S, S। PS को 2 बार लिखेंगे, PS, PS। इसको 2 बार लिखेंगे, DPS। फिर लिख देंगे नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा टाइप स्पेस कम पड़ जा रहा है। अच्छा, हम इधर लिख दे रहे हैं, एक मिनट। ये अगर इधर हम कर दें तो 2 बार लिखेंगे S, S, S। फिर 2 बार लिखेंगे P, S, P, S, P। फिर 2 बार लिखेंगे DPS, DPS। फिर 2 बार लिखेंगे F, DPS, FDPS। ये देखो, इस तरीके से भी तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत आसान बना सकते हो। अब देखो, यहाँ आ जाएगा 1s, यहाँ आ जाएगा 2s, यहाँ जाएगा 1s, PS, PS करना है, इसको गड़बड़ हो गया है। इसको लिखना है PS, PS। 1s2, 2s2, 2p। अब यहाँ लिखना 2p और यहाँ लिखना क्या 3p। 3p के बाद यहाँ लिखना 3s, 3s। 3s के बाद आप जाएंगे, क्या आ जाएगा 3p, 3p। फिर यहाँ 4s। अब देखो 4s के बाद क्या आ रहा है d, तो यहाँ लिखेंगे 3d। अब 3d के बाद जाएंगे, क्या आएगा 4p। फिर आ जाएगा 4p के बाद क्या आएगा 5s, 5s। अब 5s के बाद देखो क्या आ रहा है DPS आ रहा है ना। तो 4, 5, 6, 4, 5, 6। 6s के बाद क्या आया, अब आपको फिर से मिल जाएगा 5f, 5, 6s। 6s देखो यहाँ आया हुआ है। 6s के बाद क्या आया 4d, यहाँ आ जाएगा 4f। ठीक है। तो यहाँ बनाएंगे 6s के बाद आएगा 4f और फिर आएगा 5d। ऐसे करना है। तो देखो 4, 6d के बाद 6s के बाद क्या आया 4f, 5d और 5d आया। फिर आएगा 6p, 6p। इतने से आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगे। देखो यहाँ हम भरेंगे 2, 2, यहाँ भरेंगे 6, यहाँ 6, 2, 2, 10, 6, 2, 10, 6, 2, 14 और क्या 10। ये इसका क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट, इन सब बातों को जानकारी करेंगे। पैरामैग्नेटिक, बायोमैग्नेटिक भी इसमें हम लोग निकाल सकते हैं, कौन पैरामैग्नेटिक है और कौन डायमैग्नेटिक है। इन सब का भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आ जाएगा एवरेज एटॉमिक वेट, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोडायफर्स, आइसोन्यूट्रॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉन्स। इन सब के बारे में भी इस चैप्टर में आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। इसके बाद जो आता है चैप्टर वो होता है आवर साड़ी। आवर साड़ी कैसे बनाई गई, सबसे पहले किसने दिया, बर्जीलियस ने दिया, फिर प्राउड ने दिया, फिर डोब्राइनर ने दिया, फिर ड्यूमा ने दिया, फिर न्यूलैंड ने दिया, फिर लोथर मेयर, मेंडलीफ, मोजले और बोर। तो
इन सब ने कैसे कैसे दिया उसका पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन, फिर मेंडलीफ की आवर साड़ी में क्या क्या कमी थी उसको कैसे संशोधित किया गया, फिर संशोधन के बाद बोर ने जो आवर साड़ी बनाई वो किस तरीके की है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपको इस चैप्टर में दिया जाएगा। उसके बाद इसी चैप्टर का जो अगला पार्ट होगा वो होगा पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पीरियोडिक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस को कैसे डिसाइड करेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल को कैसे डिसाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटल नॉन मेटल कैरेक्टर्स, रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सी एसिड्स, ऑक्साइड्स, इन सब के बारे में पूरा डिटेल आपको स्टडी कराई जाएगी। इसके बाद जो चैप्टर आता है दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका हर केमिस्ट्री के हर पोर्शन में बहुत रोल होता है। तो केमिकल बॉन्डिंग कितने टाइप के होते हैं, एटम टू एटम क्या है केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, इन सब के बारे में भी हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। इसमें विस्पर थियरी है ना, वैलेंस बॉन्ड थियरी, इलेक्ट्रॉन लुईस डॉट स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड ऑर्डर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इन सब का डिटेल में स्टडी किया जाएगा। कैसे 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 किस किस कैरेक्टर वाले कंपाउंड्स को हम लोग आयनिक कंपाउंड बोलेंगे, किसको कोवेलेंट कंपाउंड बोलेंगे, किसको कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलेंगे, या कहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा, कहाँ पे वन डर वाल्स बॉन्ड पाया जाएगा, मेटेलिक बॉन्ड क्या होते हैं, ये पूरा डिटेल हम लोग स्टडी इस चैप्टर में करते हैं। इसके बाद जो आपको अगला चैप्टर आ जाता है वो आ जाता है स्टेट्स ऑफ मैटर, ठोस, द्रव और गैस, या द्रव्य की अवस्था जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें तमाम रूल्स हैं, चार्ल्स का नियम, बायल का नियम, तापदाब नियम, अवोगाद्रो नियम, गलुसाक का गैसीय आयतन नियम, या डाल्टन के आंशिक दाब का नियम, ग्राहम का विसरण नियम, इन सबको डिटेल में आपको कराया जाएगा। एनसीईआरटी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन आपको इसमें कराए जाएंगे। उसके बाद एक छोटा चैप्टर आता है हाइड्रोजन और एस ब्लॉक, ये पूरी स्टडी डिटेल में की जाएगी, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। और भी चैप्टर्स इसमें हैं जिसमें थर्मोडायनामिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, हाइड्रोकार्बन्स, आईपीएसी नेम, इन सब पर भी विशेष फोकस दिया जाएगा। प्रॉपर आपको नोट्स दिया जाएगा और एनसीईआरटी के गाइडलाइन के आधार पे पूरा कोर्स करा करके आपको इसकी विशेष ज्ञान या विशेष इस पर आपको नॉलेज दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू नोट्स। नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। नोट्स का बनना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका प्रॉपर खुद का नोट्स है तो बहुत मायने रखता है, जिसको आपने खुद लिखा हुआ है। यदि नोट्स आप प्रॉपर बनाते हैं तो वैसे भी वो चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं 12th की, तो 12th की केमिस्ट्री में बेसिकली हम पढ़ाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इन द सेंस सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री या केमिकल काइनेटिक्स, ये पूरा डिटेल स्टडी आपको मैं कराऊंगा। सॉल्यूशन जैसे आप जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पावर ऑफ सॉल्यूशन, इन सब का विशेष आपको सॉल्यूशंस कराए जाएंगे एंड बहुत डिटेल में स्टडी कराई जाएगी। प्रॉपर इसका नोट्स दिया जाएगा। एनसीईआरटी का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो अगर आप मेरी नोट्स बनाते हैं तो उस नोट्स के आधार पे आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसको कि आप नहीं कर सकते हैं, या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट होता है फैराडे का नियम, जो आपको हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक एंड बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको हम बताएंगे। उसके दोनों नियम कैसे क्या होते हैं, कैसे कैसे उसके क्वेश्चंस लगाए जाते हैं। उसके बाद डेनियल सेल आता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसके बाद उसी चैप्टर में आपको आ जाता है मोलैरिटी, मोललता, चालकता, इन सब पर भी आपको हम विशेष स्टडी कराएंगे। तो सरफेस केमिस्ट्री में देखिए जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन है ना, जिसको आप बोलते हैं कोलाइडी विलेन, तो उसका विशेष तरीके से आपको पूरा नोट्स दिया जाएगा, प्रॉपर उसको आपको कराया जाएगा। तो सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट, इन सब पे पूरा समग्र अध्ययन आपको कराया जाएगा, डीप कॉन्सेप्ट दिया जाएगा और प्रॉपर आपको इसकी नोट्स दी जाएगी। इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी छात्र छात्राओं का। थैंक यू।